हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। चैप्टर का नाम भी है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट वेयर शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो स्टॉक एक्सचेंज एक हाईली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, डिबेंचर्स को खरीदा और बेचा जाता है और बॉन्ड्स को भी खरीदा और बेचा जाता है। इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। इट्स मेन फंक्शन is to create a link between the buyers and the sellers of the securities so that investments can change hands in the quickest, cheapest and the fairest manner. तो स्टॉक एक्सचेंज का मेन फंक्शन क्या है कि लिंक क्रिएट करना, जो खरीदार है और जो बेचने वाला है उसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में एक लिंक क्रिएट करना। बायर और सेलर किस चीज के? इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, इन सिक्योरिटीज के। बायर और सेलर के बीच में लिंक क्रिएट करना ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हाथ बदल सके मतलब सपोज मैंने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हुए हैं और मैं उस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ करना चाहता हूँ और कोई और खरीदना चाहता है तो मैं शेयर मार्केट में बेचूंगा और कोई और खरीदेगा। समझ गई बात? तो मनी विल एक्सचेंज हैंड्स। तो इस सारी जो प्रक्रिया है, इस सारा जो प्रोसेस है उसको क्विकेस्ट मतलब काफी तेजी से और काफी चीपेस्ट मतलब सस्ते तरीके से और फेयरेस्ट मैनर से करना, ये शेयर मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज का मेन काम है। It is an organized market where second-hand or listed securities are bought and sold for investment and speculation. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज या फिर लिस्टेड सिक्योरिटीज, जिसको कहते हैं, फर्स्ट हैंड होता है जब आईपीओ आता है, ठीक है, और सेकेंड हैंड जो ऑलरेडी मार्केट में खरीदे बेचे जा रहे हैं उनमें लोग खरीद बेच करते हैं और उनमें पैसा इन्वेस्ट करके लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि आने वाले टाइम पे ये चीज बढ़ेगी, स्पेकुलेशन करते हैं वो। The securities traded on a stock exchange consists of shares, debentures and bonds issued by companies, corporations and government bodies to the public. तो इसके अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज आ जाती हैं उनमें शेयर्स भी आ जाते हैं, बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, डिवेंचर्स भी आ जाते हैं, जो कि कंपनी, प्राइवेट कंपनीज या कॉरपोरेशंस इशू करती हैं और गवर्नमेंट की बॉडीज मतलब गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस भी ये बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज या फिर डिवेंचर्स को इशू करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है under the Securities Contract Regulation Act 1956, the term stock exchange has been defined as an association, organization, or a body of individuals which, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating, and controlling business in buying, selling, and dealing in securities. तो जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1956 का, वो भी ये बताता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होगी जो कि कॉर्पोरेटेड होगी, इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए बनी है ये बॉडी? इसलिए बनी है ताकि लोगों को असिस्ट कर सके, रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके किस चीज का? बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग विद सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये जो इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, वो भी यही कहती है। समझ बात? तो थोड़ा कंक्लूड करते हैं। दस, अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर डीलिंग्स, फिर से पढ़ता हूँ, अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर डीलिंग्स इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑन देयर ओन बिहाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटी से डील किया जाता है, मतलब लिस्टेड सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है अपने बिहाफ पे या फिर अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। समझ की बात? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है पर्संस की जो कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग खरीद बेच सकें लिस्टेड सिक्योरिटीज को। Listed securities are those shares, debentures, and bonds, etc., which are included in the trading list of a recognized stock exchange. तो listed securities वो securities हैं या फिर वो shares, bonds and debentures हैं जो कि
ट्रेडिंग लिस्ट में आते हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग लिस्ट में जो शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या बॉन्ड्स आते हैं उनको लिस्टेड सिक्योरिटीज कहा जाता है। In order to get its securities listed, a company has to make an application to the concerned stock exchange and comply with the prescribed formalities and rules. हर एक कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराने के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज में, सेबी में भी देनी पड़ती है। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, इसी चैप्टर का पार्ट है वो। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करके, जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंप्लाई करने के बाद ही वो जो सिक्योरिटी है वो लिस्ट हो सकती है एक लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स क्या होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो चीज़ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज आर एज फॉलोज। इससे पिछली वीडियो मैंने बताई थी, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या खासियत क्या है। नंबर वन या ए, it is an organized market wherein existing or second hand securities are bought and sold। तो ये एक ऐसी मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज या लिस्टेड सिक्योरिटीज का खरीद बेच होता है, बॉट एंड सोल्ड होती हैं, बाय एंड सेल की जाती हैं। ठीक है, लिस्टेड सिक्योरिटीज या सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज वो होती हैं जब कंपनी अपना खुद शेयर लॉन्च करती है, समझिए बात। फिर एक बार लॉन्च करने के बाद जब वो मार्केट में खरीदते बेचते रहते हैं, खरीदते बेचते रहते हैं, उसे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज कहा जाता है। बी पॉइंट आ जाता है, ओनली दो सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन इट आर डेल्ट इन इट। मतलब जो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज उसी से डील करता है, उसी को बाय सेल करता है, किसी और सिक्योरिटी को बाय सेल नहीं करता। ओनली मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर ऑथोराइज्ड एजेंट्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। जो भी मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के और ऑथोराइज्ड एजेंट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं उन कंसर्न स्टॉक एक्सचेंजेस से, वही बाय एंड सेल कर पाते हैं, कोई और बाय एंड सेल नहीं कर पाता। तो अगर बाय एंड सेल करना है तो मेंबर बनना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज का, या फिर किसी ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा जो इनका मेंबर है। डी पॉइंट आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन और अ कंपनी। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या कोई एसोसिएशन भी हो सकती है या कंपनी की फॉर्म में भी हो सकती है। ई पॉइंट आ जाता है, देर इज अ गवर्निंग बोर्ड टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट एक्टिविटीज। एक गवर्निंग बोर्ड होता है स्टॉक एक्सचेंज में जो कि पूरी की पूरी जितनी भी एक्टिविटीज है उनको सुपरवाइज करता है, उनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। एफ पॉइंट आ जाता है, ट्रांजेक्शन्स कैन बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी खरीद बेच की जाती है, ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होती हैं, हैफ हैजर्ड मैनर में नहीं होती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस वीडियो बनाने से पहले मैंने स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी हुई है और स्टॉक एक्सचेंज के जो क्या कहते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर आप कह सकते हो फीचर्स हैं, उनकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फंक्शंस, काम क्या है स्टॉक एक्सचेंज के। तो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। नंबर वन, रेडी मार्केट। ठीक है, अ स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ रेडी एंड रेगुलर मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स कैन इजीली बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड करती है, एक रेगुलर मार्केट प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को कि वो आके सिक्योरिटीज, शेयर्स वगैरह खरीदें या बेचें। ठीक है, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, price continuity and marketability to the capital invested in सिक्योरिटीज। तो ये जो शेयर मार्केट है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई शेयर पड़े हैं और मुझे कल बेचने हैं, तो मैं कल बेच के पैसे एकदम मतलब रियलाइज करा सकता हूँ, उन पैसे को कहीं और लगा सकता हूँ। प्राइस कंटिन्यूटी, प्राइस डिस्कवरी करती है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है। एंड मार्केटेबिलिटी,
रेडीमेड मार्केट है अपना शेयर बेचने की या अपने किसी भी शेयर को खरीदने की और इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई आपके पास पैसा आपने इन्वेस्ट करना है। तो एक रेडीमेड मार्केट है, एस्टेब्लिश्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पे आपके जो फंड्स हैं वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं सिक्योरिटीज के अंदर। Investors know that they can convert their securities into cash within a very short period and and whenever necessary। तो इन्वेस्टर्स को पता है कि जब भी उनको पैसा चाहिए होगा, उनके पास जो माल पड़ा हुआ है, जो सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, शेयर्स पड़े हैं, उनको बेच के वो कभी भी रियलाइज करवा सकते हैं उस पैसे को शॉर्ट टर्म में। ठीक है, दुकानदार की तरह नहीं कि कोई ग्राहक आएगा फिर बेचेंगे फिर कहीं पैसे आएंगे, ऐसे नहीं। जब मार्केट खुले आप सामान बेचो, आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला यही है कि रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस को डिटर्मिन करता है कि किस सिक्योरिटीज का क्या प्राइस होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अ स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। जितने भी सिक्योरिटीज या शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके प्राइसेस को डिटर्मिन करने में, मतलब पता लगाने में मदद करता है। Continuous purchase and sale of securities on a stock exchange lead to the appraisal of their prices। अगर लगातार खरीद बेच हो रही है सिक्योरिटीज की तो मार्केट में उनके प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं। रेगुलर डीलिंग्स रिड्यूस द वाइड फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। अगर रेगुलरली शेयर ट्रेड कर रहा है तो उससे जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस हैं वो कम हो जाती हैं। द प्राइसेस एट विच डीलिंग्स टेक्स प्लेस आर रिकमेंडेड एज कोटेशंस। तो जो भी प्राइस डील कर रहा होता है, मतलब बेचने के लिए तैयार है, मान लो मैं अपने कोई भी 100 शेयर बेचने के लिए तैयार हूं इस प्राइस पे, तो वो कोटेशन हो जाती है। समझ गई बात। देयर इज रेगुलर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज की लगातार वैल्यूएशन हो रही होती है क्योंकि बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। बायर्स डिमांड क्रिएट करते हैं, सेलर सप्लाई क्रिएट करते हैं। तो जहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई मेट करती है वो प्राइस डिटरमिन हो जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना भी एक मेन काम है, एक मेन फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। अ स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर एक स्टॉक एक्सचेंज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रूल्स रेगुलेशंस है उनके हिसाब से काम करती है। दीज रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड अ चेक ऑन ओवर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज एंड मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस। ये जो रूल्स रेगुलेशंस है ये लगातार चेक करते हैं कि कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा, कहीं कोई बेईमानी तो नहीं चल रही, कहीं कोई ओवर ट्रेडिंग करके लगातार प्राइजेस को बढ़ाया तो नहीं जा रहा। ठीक है, द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइजेस सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर अ स्टॉक एक्सचेंज। गवर्नमेंट का भी पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है और गवर्नमेंट भी पूरे तरीके से अपना सुपरविजन एंड कंट्रोल रखती है स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर। ठीक है, द मैनेजमेंट्स ऑफ companies whose securities are listed have to submit reports to the stock exchange authorities। तो जो भी मैनेजमेंट है सिक्योरिटीज के, जो भी कंपनीज हैं जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, उन कंपनीज को भी लगातार अपनी रिपोर्ट्स हर क्वार्टर में देनी पड़ती है कि इस क्वार्टर में हमने ये रिजल्ट निकाला, इतना प्रॉफिट हुआ और इतनी सेल्स हुई। ठीक है, इन दिस वे अ स्टॉक एक्सचेंज सर्व्स एज अ केयर टेकर ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। तो स्टॉक एक्सचेंज एक टाइप का जो इन्वेस्टर्स का मनी है उसका केयर टेकर हो जाता है कि उसके साथ कोई बेईमानी ना हो। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज विद कॉन्फिडेंस एंड विदाउट फियर ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो इन्वेस्टर्स बेडर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये एडवाइजरी जारी करती रहती है कि भाई इन इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपके साथ बेईमानी ना हो। तो ये इन्वेस्टर्स के पैसे को सेफ एंड कॉन्फिडेंटली अप्लाई करने में हेल्प करवाती है। ठीक है, देखती है कि कहीं एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए इन्वेस्टर्स की। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। अ स्टॉक एक्सचेंज induces people to save and invest in securities by holding out prospects of increased earnings and capital appreciation। ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये लोगों को इंड्यूस करता है, पंप करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और इन्वेस्ट करें सिक्योरिटीज़ के अंदर। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो कंपनी के हैं कि कल को आने वाले टाइम में 5-7 सालों में कंपनी बहुत अच्छी हो जाएगी, कंपनी काफ़ी अप्रिशिएट कर जाएगी तो इस शेयर के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो लोगों को अट्रैक्ट करती है, इंड्यूस करती है ताकि वो पैसा लगाएं। देयर इज रेगुलर पब्लिसिटी ऑफ इट्स ऑपरेशंस व्हिच एनकरेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का रेगुलर जो पब्लिसिटी चल रही होती है ताकि लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, people know that when they need money
दे कैन इजीली सेल देयर सिक्योरिटीज इन अ स्टॉक एक्सचेंज। लोगों को ये पता है जब भी उनको पैसे की जरूरत होगी तो जब भी मार्केट खुलेगी वो अपना सामान बेच सकते हैं, शेयर मार्केट में बेच के अपना पैसा रियलाइज करवा सकते हैं। देयरफॉर दे आर मोर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन सिक्योरिटीज। तो वो चाहते हैं बैंक में पैसा पड़ा रहे, इससे तो अच्छा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दें, कहीं शेयर मार्केट में लगा दें। Thus, a stock exchange serves as an instrument of capital formation by mobilizing public savings। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये सर्व करता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो कि कैपिटल फॉर्मेशन करने में मदद करता है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता है, ठीक है। और जो पब्लिक सेविंग्स है, लोगों की सेविंग्स है, वो इन्वेस्टेड रहती हैं। नेक्स्ट आता है चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट। वही बात थोड़ा घुमा फिरा के, अ स्टॉक एक्सचेंज चैनलाइजेज द इन्वेस्टेबल फंड्स इन मोर प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट हेल्प करती है कि लोगों का जो पैसा है वो अच्छे प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट हो सके। जो अच्छी इंडस्ट्रीज है वही लिस्ट होंगी ना। अ कंपनी विद बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स हैज नो डिफिकल्टी इन रेजिंग इट्स कैपिटल। कोई भी कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी पैसा खड़ा करने में। वो मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करेगी और लोग भाग भाग के खरीदेंगे उनको, ठीक है। A stock exchange informs investors which way the investment wind is blowing। स्टॉक एक्सचेंज बता देता है इन्वेस्टर्स को कि किस तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब भी शेयर मार्केट खत्म होती है तो वो डाटा रिलीज करता है कि किस किस शेयर में बल्क डील्स हुई, किस किस शेयर में बल्क सेलिंग हुई। वो बता देता है कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा डिलीवरी गई, डिलीवरी परसेंटेज कहाँ पे हाई है, तो लोगों को पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे खरीदारी ज्यादा हो रही है। बाय डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल into worthwhile projects, it gives an impetus to इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो वो डायरेक्ट करता है कैपिटल के फ्लो को अच्छे प्रोजेक्ट से अच्छी कंपनीज में, जिसकी वजह से जो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। A stock exchange serves as a sensitive barometer of the country's economic situation। कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है बुरी है वो कौन बताएगा? शेयर मार्केट बताएगी। शेयर मार्केट ऊपर जा रही है तो हर एक को यही लगता है कि इकोनॉमी की कंडीशन ऊपर जा रही है, बट कुछ इकोनॉमिस्ट्स एंड कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ज्यादातर यही देखा जाता है कि अगर शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर जो इकोनॉमी है वो भी ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है मतलब अच्छी परफॉर्म कर रही है, समझ गई बात। वो नेगेटिव मत ले लेना कि ऊपर ही चलेगी। इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द कंट्रीज इकोनॉमी। तो शेयर मार्केट रिफ्लेक्ट करते हैं कि इकोनॉमी में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो शेयर मार्केट बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो गिरेगी। प्राइस टेंड्स ऑन price trends on stock exchanges indicates trade cycles, that is boom, recession, depression, recovery, etc। जो भी शेयर मार्केट में प्राइसेस आते हैं वो हमें दिखाते हैं कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उन चीजों को दिखाती है कि मार्केट में बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो मार्केट में प्राइसेस का भी ऊपर नीचे का होना चलता रहता है, उस चीज को भी ये जो है दिखाती है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट, वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कोई भी बंदा शेयर खरीद सकता है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जरूरी थोड़ा ना कि बड़े इन्वेस्टर्स ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी छोटी छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो इससे ओनरशिप वाइड हैंड्स में फैल जाती है। व्हेन अ सिक्योरिटी इज लिस्टेड ऑन अ डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस, इट इज बॉट एंड सोल्ड बाय पर्सन्स रिजाइडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इवन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं उनमें हिस्सेदारी खरीदना या शेयर्स खरीदना या सिक्योरिटीज खरीदना, वो खरीद लेते हैं। तो ओनरशिप जो है सिक्योरिटीज की वाइडर हैंड्स में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। अगर कोई नई सिक्योरिटी मार्केट में आनी है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू, तो वो स्टॉक मार्केट में ही लॉन्च होती है। उससे पहले जो ग्रे मार्केट है उसमें चल रही होती है, मगर उसमें तो ग्रे मार्केट में तो इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलता उनको। A stock exchange also helps in marketing न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का मेन काम ये भी है कि वो जो न्यू सिक्योरिटीज या न्यू शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स हैं उनको इशू करने में मदद करती है। इफ देयर आर लिस्ट इफ देयर आर इफ दीज आर लिस्टेड
on a stock exchange, investors are mere willing to buy them. अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगी तभी ज्यादा इन्वेस्टर्स उनको खरीदने को तैयार होंगे. जब तक वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होगी वो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते रहेंगे और ग्रे मार्केट में ज्यादा बायर्स नहीं होते और ग्रे मार्केट में ये जो खरीद बेच हो रही है ये भी थोड़ी रिस्की रहती है. नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट. स्टॉक एक्सचेंजेस frame their rules and regulations. Stock exchanges rules regulations बनाते हैं. Any company which wants to get its securities listed has to submit to these rules regulations. मतलब हर एक कंपनी जो भी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना चाहती है उनको इन रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है. Thus, stock exchanges exercise a healthy influence on the working and management of the company. तो स्टॉक एक्सचेंजेस एक टाइप से रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू कंपनी की वर्किंग और मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. अ स्टॉक एक्सचेंजेस इज अ मीडियम अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मीडियम ऑफ यूजफुल बिजनेस इंफॉर्मेशन. स्टॉक एक्सचेंज हमें काफी यूजफुल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. कैसे? मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस पब्लिश डायरेक्टरीज विच प्रोवाइड डेटा ऑन द कॉर्पोरेट सेक्टर. कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, कितनी कंपनियां आई, कितनी कंपनियां गई, क्या क्या प्राइजेस चल रहे हैं. सच इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल इन बिजनेस फोरकास्टिंग एंड जनरल बिजनेस ट्रेंड्स. तो इन इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है रिसर्च वर्क के लिए भी, फोरकास्टिंग करने के लिए भी और जनरल बिजनेस ट्रेंड देखने के लिए कि कौन कौन से सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और कौन कौन से सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किन किन को, वो सारा डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. अ स्टॉक एक्सचेंज renders valuable services to the corporate sector, investors and the community. इन सबको जो स्टॉक एक्सचेंज है वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और किस किस तरीके से प्रोवाइड करता है उस पर हम अलग अलग डिटेल में जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले सर्विसेज टू कॉर्पोरेट सेक्टर. कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? फर्स्ट, वाइडर मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज सर्व्स एज अ सेल्स काउंटर फॉर न्यू सिक्योरिटीज. जब भी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर ने, कंपनी ने नई सिक्योरिटीज लॉन्च करनी होती है, बेचनी होती है, आईपीओ लेके आना होता है, तो उसको आईपीओ को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. तो सबसे पहले अपनी मार्केट में सिक्योरिटीज लॉन्च करनी पड़ती हैं. तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक टाइप का सेल्स काउंटर बन जाता है कि यहाँ पे आके बेचनी पड़ेंगी. ठीक है. A new company finds it easier to sell its securities if they are listed ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. तो नई कंपनी को काफी आसान रहता है अपना शेयर्स को मार्केट में बेचना जबकि वो लिस्ट होंगी एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में. तो स्टॉक एक्सचेंज के बगैर तो वो बेच भी नहीं पाती. सिक्योरिटीज परचेज्ड एंड सोल्ड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज कवर अ वाइड मार्केट. तो जब भी वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं तो वो वाइड मार्केट को कवर कर सकती हैं. Therefore, a company can raise a large amount of capital from different types of investors. तो जब भी वो मार्केट में अपने शेयर स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में अपना जो है शेयर लॉन्च करती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इस टाइप की मार्केट में आके उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं. सेकेंड पॉइंट आ जाता है प्रेस्टीज. Investors know that a stock exchange makes a close scrutiny of the company before listing its securities. तो इन्वेस्टर्स को ये पता है कि ऑलरेडी जब कंपनी अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन से कंपनी को स्क्रूटनिंग करते हैं कि क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करवाते हैं. तो इससे कंपनी की प्रेस्टीज अच्छी हो जाती है. कंपनी की पंजाबी में कहते हैं कि टॉर बन जाती है. कंपनी को मतलब अच्छा लगता है कि हम ये जो सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इन पैमानों पे खरे उतरे हैं. ठीक है. देयरफॉर they have greater faith in such a company. Listing adds to the goodwill and credit standing, credit worthiness भी कह सकते हो, credit standing of the company. तो जब भी कंपनी लिस्ट होती है इससे ये पता लगता है कंपनी सारे अच्छे काम कर रही है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आई होगी, तो कंपनी की एक क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो जाती है, प्रेस्टीज हो जाती है. नेक्स्ट आ जाता है हाई शेयर प्राइसेस. Listed
securities enjoy greater demand, therefore their market value is higher. तो जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं उनके प्राइजेस हायर होते हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड जो लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं होती, ग्रे मार्केट में सिक्योरिटीज बाय एंड सेल हो रही होती हैं, उनके प्राइजेस इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि उनकी डिमांड कम होती है. ओनली रिस्की इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है, दिस इज प्रॉफिटेबल फॉर अ कंपनी एंगेज्ड इन बार्गेन्स कंसर्निंग अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एटसेट्रा. तो जब कंपनी को हाई प्राइसेस मिलते हैं तो कंपनी की बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाती है. अगर उस कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ अमेलगमेट होना है या फिर एब्जॉर्प्शन करनी है किसी और कंपनी की, या फिर डीमर्जर करना है या कुछ भी करना है, तो उन सारे कामों में हेल्प हो जाती है. In fact, the corporate sector could not have attained its present position in the absence of स्टॉक एक्सचेंजेस. तो ये भी कहा गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर आज जिन ऊंचाइयों पे मौजूद है वो ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाता अगर स्टॉक एक्सचेंज ना होते. नेक्स्ट आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी. स्टॉक एक्सचेंज helps in minimizing price fluctuations in the prices of securities through the forces of demand and supply. तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है डिमांड एंड सप्लाई से. अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनको गिरा के थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो जो सेलर्स आ जाते हैं कि भाई हमारा माल जो हमने नीचे खरीदा था वो ऊपर वाले रेटों पे बिक रहा है, तो वो अपना माल बेच देते हैं. तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की मदद से प्राइस स्टेबिलिटी लाई जाती है. इट प्रोवाइड्स it provides facilities for investment and speculation in company shares and debentures. तो बायर सेलर्स की हेल्प से प्राइस स्टेबल किया जाता है जिसकी मदद से फर्दर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और स्पेकुलेशंस होती हैं कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में, जिससे कि आम बंदे को थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि वो अच्छे तरीके से सोच विचार करके उस प्राइस पे इन्वेस्ट कर सके या उस प्राइस पे अपना माल बेच सके. नेक्स्ट आ जाता है, ये तो था जो कंपनीज है उनको क्या फ़ायदा है. नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स. तो सबसे पहले लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो भी वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो कभी भी शेयर्स को बेच के अपनी लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स a ready-made market या ready market where securities can easily be converted into cash. तो अगर आपके पास सिक्योरिटीज आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, आप कभी भी मार्केट आवर्स में बेच के अपना कैश फ्री कर सकते हो. इजी मार्केटेबिलिटी मेक्स इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज लिक्विड. इस वजह से जो सिक्योरिटीज या शेयर्स हैं उनमें जो है लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है. अगर कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इनके अंदर तो जैसे मार्केट खुले बेचे और पैसे फ्री कर ले. समझ की बात. अब मान लो आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आपने घर खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली, अब पता नहीं वो कब बिकेगी, तो उसमें लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितनी शेयर मार्केट में हो पाती है. नेक्स्ट है सेफ्टी. अ स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर्स सेफ एंड फेयर डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज रूल्स रेगुलेशंस बनाता है ताकि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सेफ्टी और फेयर डीलिंग्स आ सकें. This is because the management of a stock exchange exercises supervision and control over the activities of dealers in securities. तो ये इस वजह से होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट है वो पूरा कंट्रोल करती है और सुपरवाइज करती है कि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वो कंसर्न्ड कंपनी चल भी रही है कि नहीं चल रही. अगर वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चल रही तो वो लोगों को कह देते हैं कि भाई फलां फलां कंपनी है, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रही है अभी तक, तो इस स्टॉक में रिस्की हो जाएगा वगैरह वगैरह. ठीक है. तो ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट अंडर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस. मतलब जो भी खरीद बेच की जाती है, ट्रांजैक्शंस की जाती है, वो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होती है, इसलिए सेफ्टी रहती है. नेक्स्ट, लोन फैसिलिटी. द सिक्योरिटीज डेल्ट इन ऑन अ स्टॉक एक्सचेंजेस आर नेगोशिएबल. दे कैन बी यूज्ड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन्स. क्यों? अगर मैंने किसी कंपनी के 10 लाख के शेयर खरीद लिए, तो खैर इतने तो है नहीं मेरे पास, तो अगर मैंने मान लो 10 लाख के शेयर खरीद लिए तो उन 10 लाख के शेयर को मैं गिरवी रख के मैं कोलेटरल दे के फर्दर लोन इशू करवा सकता हूँ. समझ की बात. तो लोन की फैसिलिटी भी स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू काफ़ी हेल्पफुल रहती है कि हम अपने स्टॉक एक्सचेंजेस में खरीदे हुए शेयर्स को एज अ कोलेटरल रख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी. Price quotations on a stock exchanges are reported in newspapers, internet and other media sources. जो भी प्राइजेस आते हैं शेयर मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर शेयर के या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, वो लगातार न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं, इंटरनेट में प्रिंट होते रहते हैं. प्रिंट मतलब डिस्प्ले होते रहते हैं या फिर मीडिया सोर्सेज के थ्रू आते रहते हैं. न्यूज़ चैनल्स के नीचे भी आता रहता है कि इतने का हो गया शेयर, उतने का हो गया. ठीक है. तो एन इन्वेस्टर कैन फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू
ऑफ हिज सिक्योरिटीज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मान लो मैंने किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की, तो मैं वेरियस सोर्सेज से लगातार पता लगा सकता हूँ कि उसका मार्केट रेट क्या चल रहा है। फ्रॉम प्राइस ट्रेंड्स ही कैन मेक अ रैशनल चॉइस अमंग सिक्योरिटीज। प्राइस को देख के वो एक रैशनल चॉइस कर सकता है कि अब इस चीज का इतना प्राइस हो गया, ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो अपना डिसीजन ले सकता है। इट बिकम्स easier for him or her to decide when to sell his securities or to invest his surplus money in securities। उससे उसको पता लग जाता है प्राइस को देख के कि कब कब मुझे ये खरीदनी चाहिए और कब कब मुझे ये बेचनी चाहिए, ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट गाइड। इन्वेस्टर्स कैन decide about purchase and sale of securities on the basis of stock exchange quotations। जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे कोटेशंस आती हैं कि इतने में माल बिकने को आया हुआ है, इतने पे माल खरीद सकते हो आप, तो ये जो कोटेशंस हैं ये गाइड करती हैं जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, कि भाई वो इतने पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं और इतनी सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो सारा गाइड करते हैं। अ स्टॉक एक्सचेंज देयरफॉर सर्व्स एज अ फ्रेंड एंड गाइड टू इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को गाइड करती है कहाँ कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं, सर्कुलर्स भी जारी करती रहती है। नेक्स्ट है बेटर बार्गेन्स। On a stock exchange, investors buy and sell securities through professionals। प्रोफेशनल्स मतलब जो भी आपके ब्रोकर्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू आप खरीद बेच कर सकते हो। विद द एडवाइस एंड हेल्प ऑफ दीज प्रोफेशनल्स, इवन अ ले इन्वेस्टर कैन मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप अपने ब्रोकर की लगातार मदद ले लेके आप शेयर्स खरीदेंगे, जो कि ब्रोकर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, तो उन ब्रोकर्स के थ्रू जो भी आप शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, अगर अपनी मनमर्जी नहीं करते, उनसे वो लेते रहते हो, क्या कहते हैं, थोड़ी टिप्स वगैरह लेते रहते हो, जो कि आजकल अलाउड भी नहीं है देनी, जो ओनली जो रजिस्टर्ड बंदे हैं वही टिप्स दे सकते हैं, तो आपको बेटर बार्गेन मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेस रिस्की। अ स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट लिस्ट एनी सिक्योरिटी अनलेस इट इज सेटिस्फाइड अबाउट इट्स वर्थ। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज तब तक सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं करता अपने स्टॉक एक्सचेंज पे जब तक वो सारे रूल्स रेगुलेशन जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज ने बनाए हैं, वो कंसर्न कंपनी फॉलो नहीं करती। जब तक वो तसल्ली नहीं हो जाती कि भाई हाँ ये कंपनी अच्छी है तो ही लॉन्च करो, तब तक वो लॉन्च ही नहीं करता। सच सिक्योरिटी बिफोर लिस्टिंग क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर्स। तो जब भी लिस्ट होती है तो मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि सारे रूल्स रेगुलेशन सही होंगे। They have no fear or fear of risk while trading in listed securities। तो listed securities में ट्रेड करना comparatively less riskier होता है as compared to the grey market securities में ट्रेड करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज टू द कम्युनिटी। पूरी की पूरी कम्युनिटी को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग। स्टॉक एक्सचेंजेस प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अमंग पीपल। जो पूरा समाज है उसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो हैबिट है वो बढ़ाती है। दे हेल्प टू मोबिलाइज पब्लिक सेविंग्स विद विच मे अदरवाइज रिमेन आइडियल। तो सिंपल वर्ड्स में वो पैसे जो आपके बैंकों में पड़े रहने थे उनको शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करवाती है और फायदा करवाती है आपका। दे हेल्प इन फाइनेंसिंग इंडस्ट्रीज एंड देयर बाय फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जब भी नई सिक्योरिटीज आती है मार्केट में, लोग उनको खरीदते हैं, वो पैसा कंपनीज के पास जाता है और कंपनीज उस पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, फर्दर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाती हैं या फिर अपने लोन्स वगैरह चुकाती हैं, जो भी करती हैं, इससे जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया चैनल फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। On a stock exchange, securities are under constant and close evaluation by the professional operators। जो भी प्रोफेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी नज़र में रहती है सिक्योरिटी, और वो लगातार उसको इवेल्युएट करते रहते हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट इतना चला गया है तो प्राइजेस इतने हो जाने चाहिए, अगर लॉसेज जा रहे हैं तो प्राइजेस इतने होने चाहिए। सच कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ of the worth of securities helps investors in deciding which securities to buy and which to sell। तो इससे इन्वेस्टर्स को पता लगता रहता है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी सिक्योरिटीज को बेचना चाहिए। इन दिस वे अ स्टॉक एक्सचेंज मेक्स अ रैशनल एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स अमंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो इससे
जो इन्वेस्टर्स हैं या वो अपने पैसे को रैशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लगाना है, किस किस सिक्योरिटी को खरीदना है. द कंट्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर चैनलाइज्ड इनटू मोर प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस. तो पूरे के पूरे जो कंट्री है उसका जो पैसा है वो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है. ठीक है, ये अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने में भी काफी मदद करती है. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक फाइनेंस. गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब भी सरकार ने ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है, वेलफेयर करनी है कंट्री की, तो उसे पैसा चाहिए. गवर्नमेंट एजेंसीज कैन सेल बॉन्ड्स मोर इजीली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स को जो है सेल ऑफ कर सकती है. उस पैसे को फिर इस्तेमाल करके गवर्नमेंट अपना जो है काम चला सकती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक मिरर. स्टॉक एक्सचेंजेस फेथफुली रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री. इसलिए कहा जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है, लगातार गेन कर रही है, तो इसका मतलब देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है. ठीक है. अब कुछ लोग या कुछ स्कॉलर्स इसको नहीं मानते, कुछ मानते हैं. तो ज्यादातर का मानना तो यही है कि स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इकोनॉमिक मिरर है, ये एक टाइप का शीशा है जो बताता है कि देश अच्छा चल रहा है. This is because every major change in the conditions has an effect on the share prices. अगर कोई भी मेन कंडीशंस आती हैं, कोई भी सिचुएशन आती है कंट्री में, उसी हिसाब से शेयर मार्केट रिएक्ट करती है. इलेक्शंस के टाइम में फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं प्राइसेस में, गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है. तो जो भी कंट्री में कोई नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई नया माहौल क्रिएट हो जाता है, उसी के हिसाब से शेयर मार्केट अपने प्राइसेस को एडजस्ट करती है. दैट इज व्हाई अ स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज अ पल्स ऑफ एन इकोनॉमी. इसी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको जैसे इंसान की नब्ज होती है, वैसे एक कंट्री की नब्ज कहा जाता है. ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज. कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो हम डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. द ऑपरेटर्स हु बाय एंड सेल सिक्योरिटीज इन अ स्टॉक एक्सचेंज आर ऑफ सेवरल टाइप्स. कई टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. फर्स्ट आ जाता है ब्रोकर्स. A broker is a member of a stock exchange who buys and sells securities on the behalf of outsiders who are not the members. तो ब्रोकर क्या होते हैं? ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं और वो जो आउटसाइडर्स, जो उसके क्लाइंट है, उसके बिहाफ पे बाय एंड सेल करते हैं सिक्योरिटीज की. ठीक है. ही चार्जेस ब्रोकरेज फॉर हिज सर्विसेज. वो अपनी सर्विसेज के लिए ब्रोकरेज लेते हैं. ठीक है. कोई खरीदे या बेचे, उनको ब्रोकरेज जानी ही जानी है. ही डज नॉट स्पेशलाइज इन एनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी. वो किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज नहीं करते. वो हर एक सिक्योरिटी को बाय एंड सेल करते हैं जो उनका क्लाइंट कहता है, जो उनका मेंबर कहता है. जैसे मान लो मैंने किसी पर्टिकुलर सॉरी, गला बैठ गया था. मैंने किसी पर्टिकुलर जगह से, किसी पर्टिकुलर ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया और मुझे पर्टिकुलर सिक्योरिटी का ऑर्डर दे दिया. अब जो मेरा वो ऑर्डर है उसको वो पूरा करेगी और जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे उतने शेयर उतने प्राइस पे खरीद लेगी, या फिर मैं बेचना चाहता हूँ तो मेरे बिहाफ पे बेच देगी. ही बाइज एंड सेल्स ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. वो हर एक टाइप की सिक्योरिटीज को खरीद बेच कर सकता है. ही सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. तो बायर्स और सेलर्स के बीच में वो लिंक है, अल्टीमेट लिंक है, जहां पे बायर्स और सेलर्स का एक टाइप का बीच में, जिसको बिचौला कह देते हैं या बिचौलिया कह देते हैं, वो एक लिंक आ जाता है बायर और सेलर के बीच में. तो नेक्स्ट आ जाता है जॉबर. जॉबर क्या होता है? अ जॉबर इज अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बट ही बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन बिहाफ. वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे नहीं कर रहा, वो अपने बिहाफ पे खरीद बेच कर रहा है. ठीक है. ही इज अ डीलर इन सिक्योरिटीज. वो सिक्योरिटीज का डीलर माना जाता है. ठीक है. ही यूजुअली स्पेशलाइजेस इन वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी. बेसिकली वो एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी में स्पेशलाइज करता है कि ये फला फला खरीदना है. ठीक है. हिज इनकम कम्स फ्रॉम द प्रॉफिट और प्राइसेस डिफरेंस इन द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज. जब भी वो मार्केट से खरीदता है और जब भी वो मार्केट से बेच देता है, तो जो भी खरीद बेच में जो प्राइसेस का डिफरेंस होगा, वहीं से वो प्रॉफिट कमा सकेगा. On the Mumbai Stock Exchange, a jobber is also known as Taravaniwala.
अतरावनी वाला, ठीक है, तो उनका दूसरा नाम भी ऐसे कह दिया जाता है। अतरावनी वाला normally deals for himself, but he is not prohibited from buying and selling securities on the behalf of others. तो ये जो जॉबर्स हैं ज्यादातर तो अपने बिहाफ पे शेयर खरीदते और बेचते हैं, मगर ये दूसरों के बिहाफ पे भी खरीद सकते हैं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है बुल। बुल भी एक टाइप का ऑपरेटर है। अ बुल इज अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइसेस। बुल एक ऐसा स्पेकुलेटर है जो कि सोचता है कि मार्केट भागेगी। समझ की बात। देयरफॉर ही बाय सिक्योरिटीज विद अ व्यू टू सेल देम इन फ्यूचर एट हाई प्राइसेस एंड देयरबाय मेक अ प्रॉफिट। उसका ये मानना है कि आज शेयर खरीदो और कुछ टाइम के बाद ये शेयर महंगा हो जाएगा और उसको उस टाइम पे बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। When the conditions in the stock exchange are dominated by bulls, it is called a bullish market. जब भी बुल्स मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे लोग मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं जिनको लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम पे भागेगी, तो हर कोई माल खरीदता रहता है, खरीदता रहता है, खरीदता रहता है। जो सिक्योरिटीज है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस भाग जाते हैं और इस टाइप की मार्केट को हम बुलिश मार्केट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इससे अपोजिट आ गई बियर मार्केट या बियर। अ बियर इज अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन द प्राइसेस। वो एक ऐसा स्पेकुलेटर है जिसको लगता है कि प्राइसेस मार्केट में गिर जाएंगे, मार्केट ही गिर जाएगी। देयरफॉर ही सेल्स सिक्योरिटीज फॉर फ्यूचर डिलीवरी। तो वो क्या करता है, आज ही अपना माल बेच देता है और फ्यूचर में वो माल वापस खरीद लेता है। समझ की बात, जिसको शॉर्ट सेलिंग भी कहा जाता है। ही सेल्स सिक्योरिटीज विच ही डज नॉट पोजेस। जो सिक्योरिटीज उसके पास नहीं है वो बेच देता है ताकि वो फ्यूचर में फिर से वापस खरीद सके और उसका सौदा कट जाए। इट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। तो जो चीज आपके पास नहीं है उसको बेच देना और निचले लेवल्स पे खरीद लेना, उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो कई एजेंसीज हैं जो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग का काम करती हैं। हिंडनबर्ग जो है वो भी शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, जिसने अडानी की बैंड बजाई थी। ठीक है। अब बजाई थी नहीं बजाई थी वो तो बाद की बात है, मगर शॉर्ट टर्म में तो बजाई दी थी बैंड। He sells with the hope to buy the securities at a lower prices before the date of delivery. जब भी उसने डेट ऑफ डिलीवरी करना है वो आज ही माल बेच देगा और डेट ऑफ डिलीवरी या उससे पहले जैसे ही माल गिर जाएगा, सस्ता हो जाएगा, उसको वापस खरीद लेगा। द एफर्ट्स ऑफ बियर्स टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस आर्टिफिशियली आर नोन एज बियर रेट्स। अगर बियर्स मार्केट को आर्टिफिशियली गिराना चाहते हैं, मार्केट को, उस चीज को, उस सिचुएशन को जो है बियर रेट्स कहा जाता है। ठीक है। और जब मार्केट बियर फेज में चली जाती है उसे बेयरिश मार्केट भी कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ब्रोकर वर्सेस जॉबर। इन दोनों में क्या फर्क होता है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, एक तरफ मैंने ब्रोकर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मैंने जॉबर लिखा हुआ है। ब्रोकर इज एन एजेंट हु बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा मेंबर है जो किसी और के बिहाफ पे जो सिक्योरिटीज है उनको बाय एंड सेल करता है। बट दूसरी तरफ जॉबर इज अ डीलर इन सिक्योरिटीज हु बायज एंड सेल्स सिक्योरिटीज फॉर हिमसेल्फ। वो अपने लिए ज्यादातर बाय एंड सेल करता है। फिर सेकंड पॉइंट, ब्रोकर्स बायज एंड सेल्स ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। ब्रोकर सारे टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को की बाय एंड सेल कर सकता है, बट जॉबर यूजुअली स्पेशलाइजेस इन द सर्टेन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। वो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज ही खरीदता है, सारी की सारी नहीं खरीद बेच करता। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ब्रोकर इज अ मिडल मैन बिटवीन बायर एंड सेलर। ब्रोकर एक बिचौलिया है बायर और सेलर के बीच में, बट जॉबर इज नॉट अ मिडल मैन बिटवीन बायर एंड सेलर। वो तो अपने लिए खरीद रहा है ना। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, ब्रोकर रिसीव्स ब्रोकरेज फॉर हिज सर्विसेज। अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उनके बीच में ब्रोकरेज खाता है वो। ब्रोकरेज को एक वर्ड होता है दलाली, वैसे नेगेटिव वर्ड है मगर है ही, अब क्या कर सकते हैं। तो वो उसकी जो दलाली है या फिर जो उसकी ब्रोकरेज है वो उसकी इनकम होती है। मगर जॉबर रिसीव्स प्रॉफिट्स और सफर लॉसेस ऑन द मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। तो जॉबर तो मार्केट से ही सामान खरीद रहा है और बेच रहा है स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली। तो जो भी प्राइजेस में डिफरेंस होंगे या तो वो प्रॉफिट के होंगे उसके या तो लॉस के होंगे। ठीक है। तो वो अपने लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट, अ ब्रोकर इज अ जर्नलिस्ट। वो सारी शेयर्स
से डील करता है, मगर जॉबर एक स्पेशलिस्ट होता है, वो सिलेक्टेड सिक्योरिटीज में ही काम करना पसंद करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बुल्स वर्सेस बियर्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा हुआ है बुल्स और दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है बियर्स। तो बुल्स का फर्स्ट पॉइंट, ही एक्सपेक्ट्स प्राइस टू राइज। बुल्स हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हम खरीद रहे हैं इसका प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ बियर्स क्या करते हैं, बियर्स एक्सपेक्ट्स प्राइजेस टू फॉल। बियर्स हमेशा ये सोचते हैं कि मार्केट गिरेगी या प्राइजेस गिर जाएंगे। बुल्स में सेकंड पॉइंट आ जाता है, ही टेंड्स टू बाय इन एंटिसिपेशन ऑफ अ राइज इन प्राइसेस। बुल्स हमेशा माल खरीदते हैं और उनको ये लगता है कि मार्केट बढ़ जाएगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मगर बियर्स, ही टेंड्स टू सेल इन एंटिसिपेशन ऑफ अ फॉल इन प्राइसेस। बियर्स अपना माल बेच देते हैं और उनको ये लगता है कि मार्केट गिर जाएगी और जब मार्केट गिरेगी तो नीचे से फिर से ये माल खरीद लेंगे, शॉर्ट सेलिंग कर देंगे जिससे उनको प्रॉफिट होगा। बुल्स का थर्ड पॉइंट आ जाता है, his activities tends to increase prices in the stock exchange। तो जब भी बुल्स माल खरीदते हैं तो माल की डिमांड क्रिएट होती है जिसकी वजह से मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है बियर्स में, हिज एक्टिविटीज टेंड्स टू डिक्रीज प्राइसेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये जो बियर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज जो है शेयर मार्केट को या स्टॉक एक्सचेंज को नीचे गिराती हैं और इनकी एक्टिविटीज सेल क्रिएट करती हैं कि मार्केट में सेल ज्यादा होती है। समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है बुल्स में फोर्थ पॉइंट, लाइक अ बुल ही पुशेस अप मार्केट। जैसे बुल जो होता है वो सींग से उठाता है किसी को, वैसे ही ये मार्केट को अपने सींगों से उठा लेते हैं। दूसरी तरफ लाइक अ बियर ही पुशेस प्राइसेस डाउन। जैसे बियर क्या करता है, जो भालू होता है वो झपट्टा मार के गिरा देता है, वैसे ही ये जो बियर्स हैं ये प्राइसेस को गिराने के लिए झपट्टा मारते हैं, एक टाइप का मार्केट में सप्लाई छोड़ देते हैं जिससे प्राइसेस गिर जाते हैं। फिर बुल का लास्ट पॉइंट, ही इज कॉल्ड तेजी वाला, ठीक है, और दूसरी तरफ जो बियर है ही इज कॉल्ड मंदी वाला। तो ये तो अब पेपर में लिखने तो धक्के से पॉइंट बढ़ाए हुए हैं, चार चार पांच पांच पॉइंट। तो ओवरऑल तो एक ही बात है कि जो बुल्स होते हैं वो मार्केट में माल खरीद के प्राइसेस को बढ़ाते हैं और जो बियर्स होते हैं वो मार्केट में माल को बेच बेच के मार्केट गिराते हैं, ठीक है। बट अगर पेपर में लिखना है तो उसके लिए तो चार पांच पॉइंट तो बनाने ही पड़ेंगे ना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सेंसेक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द बीएसई सेंसेक्स, जिसको कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स भी कहा जाता है, इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स ऑफ द शेयर्स ऑफ 30 कंपनीज। जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है उसका एक वेटेड इंडेक्स है जिसको सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स कहा जाता है। दीज 30 कंपोनेंट स्टॉक रिप्रेजेंट अ सैंपल ऑफ लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। तो ये जो 30 कंपनीज है ये बड़ी कंपनीज है, इंडिया की सबसे बड़ी और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज है जिनको बीएसई इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, बीएसई के सेंसेक्स में इंक्लूड किया गया है। इट इज वाइडली यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई का जो सेंसेक्स है उसको ये मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि पूरे इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें क्या परफॉर्मेंस चल रही है। अगर बीएसई सेंसेक्स भाग रहा है तो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज भाग रही हैं तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी अच्छी मानी जाती है एंड वाइस वर्सा। द बीएसई सेंसेक्स इज अ बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट। जितने भी इंडियन कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें ये काफी मेन माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द पल्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स का ये पल्स एक नब्ज की तरह है कि जितना अच्छा चलेगा उतना ही सही है। इट वॉज फर्स्ट इट वॉज फर्स्ट कंप्यूटेड इन 1986। तो बीएसई सेंसेक्स की जो वैल्यू है वो 1986 में सबसे पहली बार वेटेड वैल्यू निकाली गई थी। किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं वो फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। द सेंसेक्स सर्व्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। जो सेंसेक्स है उसके कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला, नंबर 1, टू मेजर मार्केट मूवमेंट्स, मार्केट मूवमेंट्स को मेजर करना। द सेंसेक्स रिफ्लेक्ट्स
द मूवमेंट्स दैट इज राइज और फॉल इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, के मार्केट बढ़ी है या गिरी है उसको मेजर करती है. इट इज वाइडली यूज टू जज द मूड ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट्स. तो मार्केट भागती है तो हम कह देते हैं बुलिश मार्केट हो गई है, और अगर गिर जाती है तो बेरिश मार्केट हो गई है. तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या मूड है वो सेंसेक्स दिखाता है. ठीक है, कि शेयर मार्केट का किस हिसाब से मूड है, फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या मूड चल रहा है, वो सेंसेक्स का इंडेक्स दिखाता है. नेक्स्ट आ जाता है बेंचमार्क फॉर फंड्स. द सेंसेक्स कंसिस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज एंड गिव्स अ बैलेंस्ड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन. जो सेंसेक्स है उसमें ब्लू चिप कंपनीज, काफ़ी हाई फाई कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, टॉप 30 कंपनीज होती हैं इंडिया की, जो हमें जो अपने अपने इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती है. देयरफॉर फंड मैनेजर्स यूज इट एज अ बेंचमार्क टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ देयर म्यूचुअल फंड्स. तो जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक बेंचमार्क रखते हैं कि देखो जी सेंसेक्स ने इतना रिटर्न दिया और हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने इतना रिटर्न्स दिया है. ठीक है, द सेंसेक्स इज reconstituted periodically in order to represent the true face of the Indian economy. ये जो सेंसेक्स है इसको टाइम टू टाइम रीबैलेंस किया जाता है. जो बुरी कंपनीज हैं या जो लेस परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उनको निकाल दिया जाता है, जो हाई परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उनको डाल दिया जाता है. तो ओवरऑल 30 रहती हैं, 30 में से जो नॉन परफॉर्मिंग है वो निकलती रहती हैं और जो हाई परफॉर्मिंग है वो आती रहती हैं. ठीक है, ताकि पूरी इंडियन इकोनॉमी का एक सही फेस दिखाया जा सके. The companies in the Sensex and their weights are revised periodically. कि किस कंपनी का कितना वेटेज होगा, ठीक ठीक है, कितना परसेंट वेटेज होगा किस कंसर्न कंपनी का, वो भी टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है. तो ये सारा का सारा सेंसेक्स है. तो इसके बारे में मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन थी वो शेयर की है जिस हिसाब से आपको पेपर में लिखनी है. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है निफ्टी. शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. निफ्टी इज अ फ्लैगशिप इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एनएसए भी कहा जाता है. उसका एक फ्लैगशिप इंडेक्स है. अ वेटेड एवरेज ऑफ 50 कॉन्स्टिट्यूएंट स्क्रिप्ट्स इज यूज टू कैलकुलेट निफ्टी. निफ्टी में जो टॉप की 50 कंपनीज हैं इंडिया की वो आ जाती हैं जो कि निफ्टी की वैल्यू निकालती हैं. द निफ्टी स्टॉक्स represent around 60% of the total market capitalization and about 55% of the traded values of all stocks on NSE. तो निफ्टी में बेसिकली 60% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर हैं और तकरीबन 55% जो ट्रेडेड जो वैल्यू के जो सारे स्टॉक्स हैं वो रिप्रेजेंट करती है. तो बेसिकली जो निफ्टी है उसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है. ठीक है, क्योंकि हर कोई इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ट्रेड करना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है. निफ्टी इज ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूटेड पीरियोडिकली लाइक सेंसेक्स. सेंसेक्स की तरह निफ्टी को भी पीरियोडिकली रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. फॉर एग्जांपल जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज है उनको निकाल दिया जाता है और जो अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज है उनको डाल दिया जाता है. निफ्टी इज यूजफुल इन द फॉलोइंग वे. Number one, it helps investors and the common man to judge the mood of the stock market and the Indian economy. निफ्टी जो है वो इन्वेस्टर्स का और कॉमन मैन को जज करने में हेल्प करती है कि भाई मार्केट का मूड कैसा है. निफ्टी बढ़ रही है, मार्केट का मूड बुलिश है, और अगर मार्केट गिर रही है या निफ्टी गिर रही है तो उनको पता लग जाएगा कि मार्केट का मूड जो है वो बेरिश है. व्हेन द निफ्टी राइजेस इट इज अ सिग्नल that companies in India are performing well and the economy is in good health. अगर निफ्टी भाग रहा है तो इससे पता लगता है कि इंडिया में जो टॉप की 50 कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और पूरी इकोनॉमी ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक इकोनॉमी की हेल्थ काफी अच्छी है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन यूज द निफ्टी टू ट्रैक मार्केट मूवमेंट्स. मार्केट मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए वो निफ्टी को देखते हैं कि भाई निफ्टी ऊपर जा रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है, निफ्टी नीचे जा रही है तो मार्केट नीचे जा रही है. दे कैन कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी विद मार्केट परफॉर्मेंस. वो देख सकते हैं कि भाई पूरी मार्केट ने तो इतने परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं और इस कंपनी ने इतने परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं, तो ये अच्छी हुई बुरी हुई, उस चीज से वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं. शेयर होल्डर्स कैन इवेल्युएट management of their company
बाय कंपेयरिंग कंपनी परफॉर्मेंस विद द मार्केट। जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी देख सकते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि ये इतने रिटर्न्स तो दे नहीं रही जितना निफ्टी रिटर्न्स दे रही है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडर्स एंड इंटरमीडियरीज इन द स्टॉक मार्केट कैन जज सेंटिमेंट्स अक्रॉस द मार्केट। तो जो ट्रेडर्स हैं और इंटरमीडियरीज हैं वो देख सकते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं। अगर निफ्टी भाग रही है या निफ्टी बढ़ी हुई है तो मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, अगर निफ्टी गिरी हुई है तो ट्रेडर्स को पता लग जाएगा कि सेंटिमेंट्स नेगेटिव है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है निफ्टी इंडाइसेस कैन बी रेप्लिकेटेड बाय इंडेक्स फंड्स इन अर्निंग मार्केट रिटर्न्स। अगर आप चाहते हैं कि आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो फिर ईटीएफ आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ, ठीक है। वो आप खरीद लें, आपको कोई शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईटीएफ खरीद लें जो म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाती है। सिर्फ उस ईटीएफ को खरीद के जितना मार्केट रिटर्न देगी उतना ही आपको भी रिटर्न मिल जाएगा, आपको कोई और शेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन ईटीएफ्स को बीज भी कहा जाता है, BEES, ठीक है। जैसे निफ्टी बीज हैं, बैंक निफ्टी बीज हैं, फला फला बीज हैं, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है निफ्टी इज यूज्ड एज द बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जो निफ्टी है ये एक म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस के लिए बेंचमार्क क्रिएट करती है कि निफ्टी ने इतने % रिटर्न दिए तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको उससे ज्यादा रिटर्न देने, ताकि जो कस्टमर्स हैं उन्हीं के पास रहें। अगर वो कम रिटर्न देंगे तो भाई सारे के सारे तो फिर डायरेक्टली इन्वेस्ट करने लग जाएंगे ना, फिर म्यूचुअल फंड के पास कौन जाएगा। नेक्स्ट, निफ्टी इज यूजफुल इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस में कॉल पुट्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो निफ्टी काफी हेल्पफुल रहता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, जिसको हम एफ एंड ओ ट्रेड भी कहते हैं। इन्वेस्टर्स कैन यूज निफ्टी फॉर हेजिंग देयर एक्सपोजर्स इन द इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में अपने एक्सपोजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज करने के लिए कि नुकसान ज्यादा ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो निफ्टी में एफ एंड ओ पोजिशंस भी बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। विद एवर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ग्रोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस ऑपरेशंस, सेवरल माल प्रैक्टिसेस डेवलप्ड on the part of companies, brokers, merchant bankers, investment consultants, and others involved in the primary market, that is new issue, and secondary market, that is stock exchanges। जैसे जैसे लगातार इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट्स ग्रो हो रही हैं, वैसे ही उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनके जो कामकाज है, उनमें कई बुराइयां, कई माल प्रैक्टिसेस, कई बेईमानियां उभर के सामने आ रही हैं, जो कि कंपनीज कर देती हैं, कभी कभी ब्रोकर्स कर देते हैं, कभी कभी बैंकर्स कर देते हैं, कभी कभी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स कर देते हैं, और जितने भी एजेंट्स इन्वॉल्व हैं इन्वेस्टर के बीच में और जो कंपनी के बीच में, वो सारे के सारे जो इंटरमीडियरीज हैं वो कहीं बेईमानी ना कर दें, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेबी है वो काम करती है। द माल प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस वर एरोडिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अगर बुरे काम होंगे, बेईमानियां होंगी मार्केट में, बुरे काम होंगे और मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के बजाय लोग जो है खुद कंट्रोल करने लग जाएंगे और बेईमानियां करेंगे, तो लोगों का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और वो मार्केट में इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहा जाता है, इन अप्रैल 1988। तो गवर्नमेंट ने सेबी बनाई ताकि जो शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल किया जा सके और लोगों का कहीं इंटरेस्ट खत्म ही ना हो जाए, ठीक है। इट इज मेंट टू बी अ सुपरवाइजरी बॉडी टू रेगुलेट एंड प्रमोट द सिक्योरिटीज मार्केट इन द कंट्री। तो बेसिकली 1988 में पूरी जो शेयर मार्केट इसको रेगुलेट और प्रमोट करने के लिए सेबी आई थी, मगर 1991 के बाद इसकी जो पावर्स हैं काफी बढ़ गई थी, क्योंकि हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उस टाइम पे, तो उस स्कैम के बाद इसकी पावर्स काफी ज्यादा जो है एनहेंस हो गई थी। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सेबी के, सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नंबर 1, टू प्रमोट फेयर डीलिंग्स by the issuers of securities and to ensure a marketplace where they can raise funds at a relatively low cost। तो सेबी का मेन मकसद ये भी है कि वो प्रमोट करते हैं फेयर डीलिंग, मतलब कि जो इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं, जो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज लेके आ रही हैं, उनके साथ फेयर डीलिंग करेंगी और
जो कंपनीज हैं उनको हेल्प आउट करेंगी कि वो सस्ते में अपने शेयर्स को बेच के मार्केट से फंड्स को उठा सकें, ठीक है, लो कॉस्ट पे। अगर बैंक में लोन लेने जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत होता। सेकेंड पॉइंट होता है टू प्रोवाइड अ degree of protection to the investors and safeguards their rights and interests so that there is a steady flow of savings into the market। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनके राइट्स को और इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगी ताकि वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। थर्ड पॉइंट टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर practices by the intermediaries like brokers, merchant bankers, etc., with a view to making them competitive and professional। लगातार जो है कोड ऑफ कंडक्ट या फिर रूल्स रेगुलेशंस को बनाती रहेगी, जिसकी वजह से जो ब्रोकर्स हैं और जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनके कामकाज पे लगातार कंट्रोल रखने की कोशिश करेगी ताकि कोई बेईमानी ना हो जाए, और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी जिससे कि मार्केट में कामकाज अच्छा चलता रहे। Thus, the objectives of SEBI are to protect the interests of the investors in securities and to promote the healthy development of securities market in the country। तो मेन मकसद उसका यही है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे ताकि एक हेल्दी डेवलपमेंट हो सके सिक्योरिटीज मार्केट की, लोग डरे ना, लोग खुल के सामने आए और शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। ये डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग फंक्शंस हैव बीन एंट्रस्टेड टू सेबी। कौन कौन से फंक्शंस सेबी को दिए गए हैं वो, या वो क्या क्या काम करती है। नंबर वन, regulating the business in stock exchanges and any other securities market। बेसिकली सेबी का ये काम है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या सिक्योरिटीज मार्केट हैं उसमें बिजनेस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, बाइंग सेलिंग को कंट्रोल करना, ठीक है। रजिस्टरिंग, सेकंड पॉइंट आ जाता है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, share transfer agents, bankers to an issue, trustees of trust deeds, registrars of an issue, merchant bankers, underwriters, portfolio managers, investment advisors, and such other intermediaries who may be associated with markets in any manner। तो बेसिकली जितने भी ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, जितने भी एजेंट्स हैं जो शेयर मार्केट से डील करते हैं, स्टॉक मार्केट से डील करते हैं, उनको रजिस्टर करवाना और उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलवाना, ये भी मेन काम है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग द म्यूचुअल फंड्स। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, तो म्यूचुअल फंड्स करते क्या है, लोगों से पैसे लेते हैं और उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते हैं। उनकी वर्किंग को कंट्रोल करना और रजिस्टर करना उनको, ठीक है। तो जब भी म्यूचुअल फंड्स आएगा वो सेबी के रजिस्ट्रेशन के बगैर काम नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। उन जो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करना और रेगुलेट करना जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह को रेगुलेट करना, ठीक है, बीएससी को रेगुलेट करना और जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सबको रेगुलेट करना, मतलब कंट्रोल करना, अपने रूल्स रेगुलेशंस उनके ऊपर इंप्लीमेंट कराना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to securities market। तो जितने भी जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, बेईमानियां चलती हैं शेयर मार्केट में, उसको निकालना शेयर मार्केट से, मार्केट को प्रोहिबिट करना कि ये काम नहीं होने चाहिए। तो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे तभी नहीं होंगे ना। तो प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट करना, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, कोर्सेज वगैरह कंडक्ट कराना। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट आ जाता है, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में इनसाइडर ट्रेडिंग को लगातार देखना। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कि जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं या एम्प्लॉयज के जो फर्स्ट हैंड रिश्तेदार हैं वो कहीं पहले ही तो नहीं शेयर खरीद के बैठ गए, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आएगा तो शेयर प्राइस भागेगा तो वो अपना माल बेच के निकल लेंगे, क्योंकि उनको तो पहले ही पता है शेयर प्राइस भागने वाला है। तो प्रोहिबिट करना इनसाइडर ट्रेडिंग को, क्योंकि ये तो बेईमानी है एक टाइप की, ठीक है ना। नेक्स्ट एट पॉइंट आ जाता है, रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स ऑफ द कंपनी। तो जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है या फिर सब्सटेंशियल स्टेक
जो है उसका खरीद लेती है, उस चीज को रेगुलेट करना, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ये काम करवाना, ठीक है। 9th point, calling for information, undertaking inspection, conducting inquiries and audits of the stock exchanges and intermediaries and self-regulatory organizations in a securities market. तो वो क्या करेंगी? सेबी का ये मेन काम है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मंगवाए, किन किन से, जितने भी ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज हैं, उन सब से वो इंफॉर्मेशन मंगा सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है उनके अकाउंट्स की, या फिर इंक्वायरीज एंड ऑडिट कंडक्ट करा सकती है स्टॉक एक्सचेंजेस के, ताकि वो ये देखे, सुनिश्चित हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए कि भाई कोई बेईमानी नहीं चल रही, ठीक है। नेक्स्ट 10th पॉइंट आता है, परफॉर्मिंग सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइजिंग such powers under the provisions of Securities Contract Regulation Act 1957 as may be delegated to it by the central government. तो जो सेबी है वो सारे काम करेगी जो जो एक्ट है, जो एक्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1957, उसके अंडर जितने भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी को दी हुई हैं, वो सारे काम करने के लिए वो तैयार है, ठीक है। वो सारे फंक्शन करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको दिए हैं एक्ट के अंडर। नेक्स्ट, लेविंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, जो भी एक्ट के अंडर वो काम करेगी उसके लिए वो फीस चार्ज करेगी या फिर कोई भी चार्जेस हैं वो लगाएगी। नेक्स्ट, कंडक्टिंग रिसर्च फॉर अबव पर्पसेस, जितने भी अबव पर्पसेस हैं कि भाई किसी का खाता देखना, बेईमानी तो नहीं हो रही, कुछ मतलब गड़बड़ तो नहीं चल रही, कहीं कोई ऑडिट करवाना, कहीं कोई इंस्पेक्शंस कराना, तो रिसर्च कराना टाइम टू टाइम, ये सारे जो काम है ऊपर वाले वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये भी सेबी का मेन काम है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।